हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं अपने प्रेगनेंसी के तीसरे वीक की, यानी कि थर्ड वीक ऑफ प्रेगनेंसी। थर्ड वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बच्चे में क्या क्या चेंजेस आते हैं, प्रेगनेंसी में कितने डेवलपमेंट होता है, साथ में हम देखेंगे मदर में क्या क्या चेंजेस आते हैं और हम साथ में देखेंगे कि जो बच्चे के होने वाले डैडी हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो से पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया अपनी इस प्लेलिस्ट में कि प्रेगनेंसी का फर्स्ट और सेकंड वीक में क्या क्या होता है। तो आज हम इसमें बात कर रहे हैं केवल थर्ड वीक की कि थर्ड वीक में क्या होता है। एक्चुअली थर्ड वीक बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। और ये कौन सा वीक होता है थर्ड वीक? जैसे मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आप जिस मंथ में कंसीव करते हैं उस मंथ से जो पहले वाला जो आपका पीरियड आता है, यानी कि जिस मंथ में आपने कंसीव किया है उस मंथ का जो पीरियड का जो पहला दिन है उस दिन से हम कंसीडर करते हैं प्रेगनेंसी। तो पहले के 2 वीक में केवल जो एग है वो ओवरी से बन के फेलोपियन ट्यूब तक आ जाता है और फेलोपियन ट्यूब में जब उसका साइज 18 mm या उससे बड़ा हो जाता है तो वो रप्चर होता है। तो देखो यहाँ पे साइज जो है सबसे पहले फर्स्ट वीक में पीरियड जिस दिन आता है उसके सेकेंड डे से, यानी कि फर्स्ट वीक का जो सेकेंड डे है वहां से ये एग सेल थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए 18 mm के साइज पे आने के बाद वो फेलोपियन ट्यूब में आ जाती है। और जब फेलोपियन ट्यूब में आती है तो उस समय उसका साइज ऐसा होता है लगभग 18 mm या इससे बड़ा भी हो सकता है। तो बाहर पूरा एक फ्लूइड भरा होता है, कोई लिक्विड होता है और बीच में एक बहुत छोटी सी सेल होती है जिसको हम अंडाणु भी कहते हैं, हम उसको एग सेल भी कहते हैं। तो ये जो 18 mm का साइज है ये इस सेल का नहीं होता, ये इस पूरी थैली का होता है। सैक जो ये वाटर बैग बना हुआ है इसका होता है, जिसको कि डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड की हेल्प से देखते भी हैं कि आपकी जब वो फॉलिकुलर स्टडी करते हैं तो वो देखते हैं कि इस थैली का साइज यहाँ से यहाँ तक आने में 18 mm हुआ या नहीं हुआ, जल्दी हो रहा है या देर से रप्चर हो रहा है। और फिर ओवुलेशन डे आता है आपका सेकेंड वीक में। सेकेंड वीक में जब ओवुलेशन डे आता है तो ये जो एग सेल के जो बाहर थैली है, सैक है, ये रप्चर हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। और जब ये रप्चर होती है तो उस समय आपको लिक्विड का डिस्चार्ज नीचे फील होता है और ये एग सेल केवल इसकी जो पोटेंसी है या जो इसकी फर्टिलिटी है ये पर्सन टू पर्सन, लेडी टू लेडी क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। कि किसी के केस में हो सकता है ये 22 से 24 घंटे तक भी फर्टाइल रहे, यानी कि जिंदा रहे। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है या आप में कोई और डिजीज होती है या आपका एनर्जी लेवल कम है, हार्मोन लेवल कम है, तो उस केस में ये जो आपका लिक्विड का फ्लो है वो क्या है, वो इसका जो लाइफ है वो 8 घंटे भी रह सकता है, 6 घंटे भी रह सकता है, 12 घंटे भी हो सकता है, 14 घंटे भी हो सकता है। तो ये हर किसी महिला के केस में अलग अलग होता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि वो एक प्रीजुडाइज के तहत कि या अपने वर्कलोड के तहत क्या करते हैं, मॉर्निंग में रिलेशन नहीं बनाते या वो आफ्टरनून में रिलेशन नहीं बनाते। उनका केवल एक ही प्रोसेस होता है कि हमने केवल नाइट में ही रिलेशन बनाना है। तो इससे क्या होता है, दिन में ही ये जो एग सेल रप्चर हुई ये खत्म हो जाती है। और अगर आप रात को रिलेशन बनाते हैं तो वो फर्टाइल होती ही नहीं है। तो आप कई कई महीने तक ट्राई करते रहते हैं और आप कंसीव नहीं करते। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि जो आपका ओवुलेशन डे होता है उस ओवुलेशन डे वाले दिन आपने मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में आपने जरूर रिलेशन बनाना है, ताकि
आप उस फर्टाइल पीरियड में जब ये अंडा जिंदा है उस दौरान आपके जो हेल्दी स्पर्म्स हैं वो इनसे आके फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन कर सकें। तो अब आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये सेकेंड वीक में आपका काम हो जाता है। लेकिन किसी किसी की महिला के केस में जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 दिन का ना होकर, रेगुलर ना होकर 30 डेज, 40 डेज, 45 डेज, 35 डेज होते हैं, इसका मतलब उसका ये जो अंडे का डेवलपमेंट है वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है। तो हो सकता है उसको फर्स्ट 2 वीक्स में अंडे का साइज 18 mm आया ही नहीं हो। तो ऐसी महिला के केस में उसका थर्ड वीक क्या होगा, वो केवल इसको ग्रो करने वाला ही होगा। तो हो सकता है उसके थर्ड वीक के बिगनिंग में, थर्ड वीक के बीच में या थर्ड वीक के एंड में ये ओवुलेशन प्रोसेस हो। तो यहां हम उनकी बात नहीं कर रहे जिनका कि थर्ड वीक में जाके ओवुलेशन होता है। हम बात कर रहे हैं उनकी जो कि 28 डेज का साइकिल है और जिनको 14 डे में ये ओवुलेशन हो गया। जब ओवुलेशन हो जाता है तो इसके कारण आप जो ओवुलेशन टेस्टिंग किट्स आती हैं उनसे भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका ओवुलेशन हो गया है। लेकिन वहां आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब ओवुलेशन होता है तो ये पहले ब्लड में आते हैं और ब्लड से इनको यूरिन तक पहुंचने में 6, 7, 8, 10 घंटे तक का टाइम लग सकता है। तो जरूरी नहीं है कि जब ओवुलेशन टेस्टिंग किट में डार्क पिंक लाइन आएंगी तब तक ये जिंदा रहेगा। जब लाइट पिंक आएगी तब हो सकता है आपका ओवुलेशन हो। तो कभी भी ज्यादा डार्क लाइन के वेट आपने नहीं करनी है। लेकिन अगर लाइट पिंक आ गया है तो लाइट पिंक में आप सोच सकते हैं कि अब लाइट पिंक मॉर्निंग में भी था, इवनिंग में भी है, तो इट मीन्स ओवुलेशन हो चुका है। आप उस समय रिलेशन बना सकते हैं। और इसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे जब आप रिलेशन बनाते हैं 14th डे के बाद, उस समय क्या होता है, ये सब आता है थर्ड वीक में। तो अभी हम क्योंकि रेगुलर साइकिल वाली लेडीज के लिए बात कर रहे हैं कि ओवुलेशन के बाद जब उनका फ्यूजन हुआ, उन्होंने रिलेशन बनाया, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी में और प्रेग्नेंट लेडी में। तो ये देखो, ये एग सेल होती है महिला के अंदर, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया। ये एग सेल एक थैली के जैसी होती है, यानी कि इसकी जो वॉल होती है, इसकी जो बाहर की कवर होती है वो काफी लूज होती है, लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से बनाया है। और इसके अंदर ये जो एग सेल का जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर केवल एक्स क्रोमोसोम वाले 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं, यानी कि इंक्लूडिंग एक्स क्रोमोसोम। और इसी वीक में जेंडर ऑफ द बेबी डिसाइड हो जाता है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना कि जेंडर ऑफ द बेबी एट द टाइम ऑफ रिलेशन ही डिसाइड हो जाता है। अब जो मेरे पास बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स में लेडीज क्वेश्चन पूछती हैं कि जेंडर कब डिसाइड होता है और क्या इसका मेडिसिन के ऊपर फर्क, मेडिसिन से हम चेंज कर सकते हैं या कोई डाइट से हम चेंज कर सकते हैं। कुछ लेडीज का क्वेश्चन रहता है राइट ओवरी से बेबी बॉय होता है या लेफ्ट ओवरी से होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये आपकी जो यूट्रस की, अब हम जनरली जो लेडीज के पार्ट्स की हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी दिखाते हैं। तो चाहे आपका वो एग सेल लेफ्ट ओवरी से आए, चाहे आपका वो राइट ओवरी से आए, क्योंकि ये एक एक महीना करके आता है। इधर एक बार लेफ्ट से आया तो दूसरी बार कहां से आएगा, राइट ओवरी से आएगा। तो जब दोनों ही साइड से, किसी भी साइड से आए, कभी कभी दोनों साइड से भी आता है, तो दोनों केसेस में आप क्या देखते हैं कि वो एक्स क्रोमोसोम वाला ही होता है, यानी कि ओवरी के किस साइड से एग सेल रिलीज हुई है, इसका जेंडर के डिसाइडेशन में कोई भी रोल नहीं होता।
आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि राइट ओवरी से बेबी बॉय होगा या लेफ्ट ओवरी से होगा। वो दोनों साइड से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब जब आपने ये देखा कि इसकी ये सेल वॉल लचीली होती है, तो आपने जब ओवुलेशन डे के टाइम में रिलेशन बनाया, तो रिलेशन बनाते समय बहुत सारे जो एक्चुअली सीमन की जो फर्स्ट 2-3 ड्रॉप्स होती है ना, कई बार आप क्या करते हैं, उसको रिलेशन बनाने से पहले खराब कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि जो फर्स्ट 2-3 ड्रॉप्स हैं वो भी आपकी पार्टनर के अंदर जानी चाहिए वेजाइना में, और वो सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में जरूर जानी चाहिए। और उसमें हेल्दी स्पर्म्स का नंबर, मोटाइल स्पर्म्स का नंबर बहुत बहुत ज्यादा होता है। तो आपने क्या करना है कि जब आप रिलेशन बनाते हैं और उसको आप अंदर डालते हैं, सीमन को छोड़ते हैं, तो थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म यहां पर पहुंच जाते हैं। ये स्पर्म्स 2 टाइप के होते हैं, या तो इसमें एक्स क्रोमोसोम हो सकता है या इसमें वाई क्रोमोसोम हो सकता है। तो अब डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जो मिलियंस ऑफ क्रोमोसोम एक रेस लगा रहे हैं, उसमें से कौन सा क्रोमोसोम जाके इसके साथ फ्यूज होता है। केवल और केवल मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में से एक स्पर्म आके इसके अंदर एंट्री करता है, और जैसे ही एंट्री करता है एक्स और वाई का मिलन हो सकता है, एक्स और एक्स का मिलन हो सकता है, यानी कि ये वाई इसके साथ मिल सकता है, एक्स इसके साथ फ्यूज हो सकता है। और जब ये एक्स एक्स का आपस में फ्यूजन होता है, यानी कि मेल से एक्स स्पर्म आया है, तब बेबी गर्ल होती है आपके घर, यानी कि पापा की परी। और सॉरी, जब वाई स्पर्म आता है तो मम्मी का राजकुमार आता है। तो आप यहाँ क्या देखेंगे, दोनों के चांसेस बराबर हैं, और इसी समय जब फ्यूजन होता है बेबी का जेंडर डिसाइड हो जाता है। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप गलत चक्रों में ना पड़ें और किसी से कोई इस तरह की उस तरह की दवाई ना खाएं, क्योंकि उन दवाइयों का आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। इसके बाद आप क्या देखेंगे, जब ये एक स्पर्म इसके अंदर आ जाता है तो इसकी ये जो बहुत ही फ्लेक्सिबल वॉल थी ना, ये बहुत टाइट हो जाती है, क्योंकि ये प्रोटीन से बनी हुई होती है। और जैसा आप देखते हैं ना कि अंडा आप अपने घर में लाते हैं तो वो पहले कैसा होता है, लिक्विड होता है। जैसे आप उसको बॉईल करते हैं तो वो काफी क्या होता है, हार्ड हो जाता है। ठीक तरह से ये प्रोटीन की जो वॉल है, ये प्रोटीन की वॉल काफी थिक हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और इसके अंदर अब कोई दूसरा स्पर्म नहीं आ सकता। तो एक ये इसका न्यूक्लियस था, एक ये इसका न्यूक्लियस था, ये दोनों न्यूक्लियस इसके अंदर आ जाते हैं, और इसकी जो थिकनेस है ये इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि इसको फेवर करता है डेवलपमेंट के लिए और नेक्स्ट पीरियड के नहीं आने के लिए। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो अब आगे इसको फेवर करेगा कि अब अगर ये प्रोग्रेस होता है तो नेक्स्ट मंथ में आपको पीरियड्स ना आए, ये उसको रुकने में हेल्प करता है। अब ये दोनों न्यूक्लियस आपस में मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर कितना हो जाता है, 2x, मतलब डिप्लॉयड हो जाता है। तो 2x भी हो सकता है, 2xy भी हो सकता है। तो अब आप यहाँ देखिए कि ये जो डिप्लॉयड हुआ, इसके अंदर ये एग सेल है और बाहर क्या है, वो फ्लूइड है, जो कि यहाँ पे भी था ये फ्लूइड, ये यहाँ पे भी था फ्लूइड। और अब इस सेल में डिवाइडेशन होता है, माइटोसिस होता है, और इस माइटोसिस से ये 1 से 2 सेल बन जाती हैं और बाहर वो लिक्विड रहता है। इस प्रोसेस को जब वो दोनों आपस में फ्यूज हुए और एक सेल बना, एग प्लस स्पर्म से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो ये जाइगोट का डेवलपमेंट है। फिर ये 2 सेल्स में दोबारा माइटोसिस होता है, डिवीजन होता है, यहाँ 4 सेल्स बन जाती हैं और 4 से आगे 8 बन जाती हैं।
8 से आगे 16 बन जाती हैं। तो इस तरह से ये धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और आप जानेंगे कितना बड़ा होता है इसका साइज थर्ड वीक के अंदर। ये केवल जैसे ऑल पिन का जो हेड होता है ना, पेपर पिन का हेड, या तो उसके जितना समझ लो, या आपने मस्टर्ड सीड्स देखे, सरसों के जो बीज होते हैं, इसका साइज केवल इतना ही बड़ा होता है। और ये आप देखेंगे जैसे जैसे ये बड़ा होता जा रहा है तो इसकी जो आउटर वॉल है ना, ये हेल्प करेगी आगे चल के सॉरी, ये हेल्प करेगी इसको प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में। ये इसको आगे बच्चे को जोड़ेगी किससे? यूट्रस से। और इसके बाद एक मिडिल लेयर बन जाती है। मिडिल लेयर में क्या होता है? एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, बहुत सारी चीजें होती हैं और ये एक तरह का न्यूट्रिएंट देती हैं इन सेल्स को। और ये सेल्स क्या होती हैं? डिवाइड होके 2 से 4, 4 से 6, 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से ये डेवलप होती रहती है और एक बहुत सारा मल्टी सेलुलर क्या होता है? मास बन जाता है। और आगे चल के यही क्या होता है? आपका बेबी में डेवलप होता है। तो यहां तक जब ये बेबी का अंदर ये सेल्स बढ़ती जा रही हैं, इस वाली स्टेज को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। और ये ब्लास्टोसिस्ट तक का जो फॉर्मेशन है ये यहाँ फेलोपियन ट्यूब में ही चलता है। अभी ये जो फ्यूजन से लेके ब्लास्टोसिस्ट तक का जो फॉर्मेशन है ये इधर फेलोपियन ट्यूब में ही चलता है। और फेलोपियन ट्यूब के बाद वो थर्ड वीक के एंड तक, यानी कि लास्ट के दिनों में या फोर्थ वीक के शुरू के दिनों में क्या होता है? वो इस यूट्रस की जो इनर वॉल है जिसको हम एंडोमीट्रियम भी कहते हैं, वो एंडोमीट्रियम पे जाके फिक्स हो जाता है। तो जो थर्ड वीक का प्रोसेस था वो क्या था कि यहां से एग सेल जो आई थी उसका ओवुलेशन होता है, वो रप्चर होती है और वो स्पर्म से फ्यूज होती है और फ्यूज होने के साथ ब्लास्टोसिस्ट तक बनता है। और ये ब्लास्टोसिस्ट यहीं पे रहता है फेलोपियन ट्यूब में और ये थर्ड वीक के एंड में आके या फिर फोर्थ वीक के बिगिनिंग में एंडोमीट्रियम पे आके जुड़ जाता है। तो ये था पूरा थर्ड वीक का प्रोसेस। अब थर्ड वीक में ये तो बेबी के अंदर जो चेंजेस आए, आपकी प्रेगनेंसी में जो चेंजेस आए, हमने वो डिस्कस किए। अब लेडी को कैसा फील होता है, जो होने वाली मम्मी है उसको कैसा फील होता है कि उसको बहुत सारे, क्योंकि यहाँ हार्मोन्स एक साथ बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर और ये डे नाइट यानी कि 24 आवर्स इसका डेवलपमेंट होता रहता है और ये प्रोसेस काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। और बहुत सारे हार्मोन्स के आने से आपकी ब्लड की पीएच चेंज होती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो आप एनर्जी वाइज काफी लो फील करते हो। कभी कभी आपको चक्कर भी आ सकते हैं, आपको सिकनेस भी हो सकती है और कभी कभी हल्का सी स्पॉटिंग या डिस्चार्ज भी हो सकता है और हल्का पेन हो भी सकता है और नहीं भी, डिपेंड करता है कि लेडी का अपना स्टेमिना, अपना हार्मोन लेवल क्या है। हाँ, एक चीज जो ज्यादातर देखने में आती है, क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगती है, हार्मोन्स का लेवल ब्लड में बहुत ज्यादा आने लगता है, तो आपको सिर दर्द, चक्कर ये सब होता है। और अगर आपके पास अच्छा है तो मतलब ऑक्सीजन लेवल सही है तो हो सकता है आपको ना भी हो, या हार्मोन लेवल कम है तो भी आपको हो सकता है ये इस तरह से ना हो। और इसमें आप बार बार यॉर्निंग, उबासी जैसे लेते हैं ना, इस तरह से आप करते हैं जैसे आपको नींद आ रही हो। एक्चुअली आप ऐसा करके ज्यादा ऑक्सीजन को इनटेक करते हो और वो आपकी पूरी बॉडी में सप्लाई होती है। अब यहाँ पे डैडी को क्या सावधानी रखनी है, क्योंकि आप प्लान कर रहे हो और आपने हेल्दी स्पर्म्स को दे दिया है, तो ऐसा नहीं है कि आपका काम खत्म हो गया है। मैंने आपको बताया ओवुलेशन डे वाले दिन आपने मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में 3 बार रिलेशन जरूर बनाना है।
क्योंकि कोई पता नहीं कि ये मॉर्निंग में फ्यूजन ना हुआ हो किसी भी कारण से तो आफ्टरनून में हो जाएगा, और आफ्टरनून में नहीं हुआ तो इवनिंग में हो जाएगा। और अब इसके बाद जो थर्ड वीक में आपने ध्यान रखना है कि आपने ओवुलेशन डे के बाद थोड़ी सी डिस्टेंस बनानी है, बेबी को यहाँ ग्रो होने देना है, खुद में खुश रहना है और अपनी वाइफ को आपने खुश रखना है। और कोशिश करके आप भी अल्कोहल और स्मोक ना लें और वाइफ को भी ना लेने दें, और हो सके तो स्मोकिंग वाले एरिया से या ज्यादा पॉल्यूशन वाले एरिया से दूर रहें, कोई भारी काम ना करें, और जितना हो सके न्यूट्रिएंट फूड, जो न्यूट्रिशन से रिच फूड है वो लें। और जो भी आप सप्लीमेंट्स ले रहे थे अभी तक, आप विटामिन ले रहे थे या आप फोलिक एसिड ले रहे थे, वो आप लेते रहें और उसमें आप उसको बंद ना करें। आपकी कोई टैबलेट चल रही थी थायराइड की, बीपी की, या जो भी आप वो भी लें, और अगर वाइफ की चल रही थी तो उसको भी कहें कि वो डॉक्टर की सुपरविजन में वो वाली सारी मेडिसिन लेते रहें। आपको कंसीव करने से पहले ही डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि हम ये मेडिसिन ले रहे हैं तो क्या प्रेगनेंसी में हमें इन मेडिसिन की पोटेंसी को सेम रखना है या चेंज करना है, या मेडिसिन ही चेंज करनी है। ये सारी बातों पे आप ध्यान दें और कोशिश करके ओवुलेशन डे के बाद 7 से 8 दिन तक या 10 दिन तक रिलेशन ना बनाएं और रेस्ट दे अपनी वाइफ को, कोई भारी काम ना करने दें, और आप खुद खुश रहें। तभी आपका जो बेबी है वो भी हेल्दी होगा और अच्छे से ग्रो होगा। क्योंकि ये जो प्राइमरी स्टेज है, यहाँ पे जो भी होना था जेंडर का डिसाइडेशन हो गया है। आप किसी भी के भी कहने पर कोई भी गलत दवाई, कोई भी गलत चीज ना तो आप खाएं ना अपनी वाइफ को खाने के लिए दें। तो आई होप कि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकी हूँ कि भाई थर्ड वीक में क्या होता है। इसके नेक्स्ट वीक में वी विल डिस्कस कि थर्ड वीक के बाद फोर्थ वीक में जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। मैंने एक और वीडियो के लिए एक और चैनल बनाया है जिसका नाम है डॉक्टर बीना सेठी। आप स्पेलिंग देख लीजिए, डॉक्टर बीना सेठी, SETHI। तो आप मेरे इस चैनल पे जाके भी मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। और आप इस चैनल को भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी प्रेगनेंसी।